जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है अनवर अंसारी और मैं एमपी के द्वारा यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 15 साल का अनुभव है। और इस दौरान मैंने अनगिनत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो रिव्यू की है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस दौरान जितने भी पोर्टफोलियो मेरे पास रिव्यू करने के लिए आए हैं उनमें से 95% म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को गलत ढंग से डिजाइन किया गया है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे मुझे एक ही कारण लगता है कि आपको एक भ्रामक कैलकुलेशन वाली वीडियो दिखाई गई है, जिस वीडियो के अंदर में आपको ये बताया गया है कि अगर आप एडवाइजर के माध्यम से या फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस चक्कर में ऐसे लोग भी जो म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानते समझते नहीं है, वो भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। और होता यह है कि वो एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। और अगर आप एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। एक तो ये कि आपको नुकसान हो सकता है और दूसरा आपको जितना रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलना चाहिए था शायद उतना रिटर्न आपको ना मिले। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि आपको कैसे और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको म्यूचुअल फंड की अच्छी समझ है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो कांग्रेचुलेसन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी सर्विस देने की कोशिश करूंगा। तो अब आते हैं आज की हमारी वीडियो की टॉपिक के ऊपर। आज की वीडियो में हम एक बारी फिर से मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड ने एक रिकॉर्ड बना दिया है एनएफओ के दौरान पैसा कलेक्ट करने का। यानी कि एनएफओ के दौरान मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड ने एक इंडेक्स फंड के रूप में अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन कर लिया है और इसका रिकॉर्ड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस इंडिया फंड ने बना दिया है। तो आज की वीडियो में मुख्यतः हम तीन विषय पर चर्चा करेंगे कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड ने एनएफओ के दौरान कितना पैसा कलेक्ट किया, कहां से पैसा कलेक्ट किया और किस तरह के लोगों ने इस फंड में पैसा लगाया है। और दूसरा हम ये जानेंगे कि जब हम एनएफओ में अप्लाई करते हैं तो कौन सी बातें हमें मालूम होनी चाहिए, कौन सी बातें हमें जाननी चाहिए ताकि हमारे जो कंफ्यूजन है वो बहुत हद तक दूर हो सके। और तीसरा वैल्यूएशन से रिलेटेड हम बात करेंगे, क्योंकि निफ्टी डिफेंस इंडेक्स है उसको कहा जा रहा है कि बहुत हद तक ये जो है ओवर वैल्यूड हो गया है। तो बहुत हद तक मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूं। तो हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अगर हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सारे विषयों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड ने एनएफओ के दौरान 1676 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है, जो कि एक इंडेक्स फंड के लिए अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक एक इंडेक्स फंड में इतना पैसा एनएफओ के दौरान नहीं आया है, जो कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड ने 1676 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके ये रिकॉर्ड बना दिया। अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन है एनएफओ के दौरान और किसी इंडेक्स फंड का। अब ये पैसा आया कहां से है? ये पैसा 16,900 पिन कोड से आया है। यानी कि मेरे जो ऐसे भाई हैं जो शहर में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में, तो वहां पे स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी समझ तो रखते ही हैं, लेकिन इस पिन कोड को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो छोटे शहर से बिलोंग करते हैं या फिर गाँव से बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने भी जम करके पैसा इस फंड में पैसा लगाया है। तो अगर आप छोटे शहर से हैं या फिर गांव से हैं और आपने इस फंड में पैसा लगाया है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर, मैं छोटे शहर से हूँ या फिर गांव से हूँ और मैंने इस फंड में पैसा लगाया, ताकि मुझे भी ये पता चल पाए कि हाँ वाकई में इसमें छोटे शहर से या फिर गाँव से पैसा लगाया गया है। और इस फंड में 2,48,000 यूनिक इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, यानी कि नए लोगों ने भी इसमें पैसा लगाया है। और ये जो खबर मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ? क्या मैं ये मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूँ? तो नहीं दोस्तों, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। मैंने ये खबर मनी कंट्रोल के वेबसाइट से लिया है। अगर आप भी चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इस फंड में या जो एनएफओ है, इसमें इतना पैसा क्यों लग गया? तो मेरे ख्याल से इसके दो कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो डिफेंस फंड है उसमें हमें देखने को ये मिला है कि एक साल के अंदर में 140% तक का रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला है।
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ रिटर्न के बेस पर म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हैं कि भैया जिसमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है ना उसी में पैसा लगाओ। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि डिफेंस में हमें देखने को मिला है कि पिछले साल 140% का रिटर्न मिला है, तो उसी को देख करके बहुत सारे लोगों ने इस फंड में पैसा लगाया है। अब उनको आगे चल करके 140% का रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत हद तक लोगों ने इस रिटर्न को देख करके पैसा लगाया है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो HDFC डिफेंस फंड है हमारे पास, जो पहले ऑप्शन था उसमें जून 2023 में ही लमसम बंद कर दिया था और कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में हम उसमें SIP कर सकते थे, जैसे पर पेन पर मंथ 10,000 रुपये पर मंथ हम HDFC डिफेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते थे। तो बहुत हद तक वहां पर रिस्ट्रिक्शंस थी, लमसम लोग नहीं कर पा रहे थे, खाली SIP के मूड में इन्वेस्ट कर पा रहे थे। और अभी एक नई खबर आई है जो कि मैंने कल की वीडियो में आप सभी को बताया कि 22 जुलाई से उसमें SIP और STP भी बंद हो जाएगा। तो खैर ये फंड तो उससे पहले आ गया था खबर आने से, तो इस खबर का इम्पैक्ट तो इस पर नहीं पड़ा है, लेकिन जो लमसम पहले से बंद था HDFC डिफेंस डिफेंस फंड में, उसका इम्पैक्ट तो जरूर पड़ा है, क्योंकि वहां पे वो लमसम नहीं कर पाते थे और यहाँ पे उनको पैसा इन्वेस्ट करने का पूरा मौका मिल गया। तो यहाँ पे जम करके पैसा लोगों ने लगाया है। तो दो कारण मेरे ख्याल से हो सकते हैं इसमें इतना ज्यादा पैसा लगने का। सबसे पहला ये कि डिफेंस का जो रिटर्न है पिछले साल 140% का रहा है वो, और दूसरा HDFC डिफेंस फंड जो हमारे पास ऑप्शन था डिफेंस ग्रुप में, उसमें हम लमसम नहीं कर पा रहे थे। तो ये दो कारण मेरे ख्याल से लगता है कि लोगों ने इस कारण की वजह से इस फंड में, जो कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है, इसमें पैसा जम करके लगाया है। दूसरा हमारा विषय है कि जब हम NFO में अप्लाई करते हैं तो कौन सी बातें हमें मालूम होनी चाहिए, कौन सी बातें हमें जाननी चाहिए, ताकि हमारी जो कंफ्यूजन है ना वो बहुत हद तक दूर हो सके। लोग NFO में अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन परेशान रहते हैं, कभी किसी यूट्यूबर के वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कभी किसी और के यूट्यूबर के वीडियो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछते रहते हैं कि सर हमको अलॉटमेंट नहीं मिला, देरी से मिल रहा है, और मिल गया तो उसमें माइनस प्लस नहीं हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी कंफ्यूजन लोगों के मन में होती रहती है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कोई भी जब NFO ओपन होता है तो एक ओपन डेट होता है, एक क्लोज डेट होता है। इस दौरान आपको पैसा लगाना होता है, और अगर आप इस दौरान पैसा लगा देते हैं तो एक डेट होता है अलॉटमेंट का। और मैं जब भी NFO का वीडियो बनाता हूं तो उसमें आप सभी को ये जरूर कहता हूं कि अगर आपने ट्रांजैक्शन किया और सही से ट्रांजैक्शन आपका हो गया है तो अलॉटमेंट मिलेगा। एक आध दो दिन की देरी होती है, आगे पीछे चलता है, कभी कभार पहले भी अलॉटमेंट मिल जाता है और आपको, और कभी कभार एक आध दो दिन के बाद भी मिलता है, तो घबराना नहीं चाहिए। और एक नियम यहाँ पे ये है कि जो भी अलॉटमेंट का डेट है, इस अलॉटमेंट के डेट के बाद लगभग, ध्यान से सुनिएगा, इस अलॉटमेंट के डेट के बाद लगभग 5, 6, 7 दिन का समय रहता है AMC के पास कि जो NFO है, नया फंड है, उसको सब के लिए अवेलेबल कर दे, सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कर दे ताकि लोग इन्वेस्ट कर सके। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आपको जो अलॉटमेंट मिला है उसमें कोई भी माइनस प्लस होते हुए आपको नहीं दिखेगा। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो बहुत लोग परेशान होते हैं कि सर हमारा जो अलॉटमेंट मिल गया उसमें तो कोई माइनस प्लस हो ही नहीं रहा है, एक तरह से निष्क्रिय पड़ा हुआ है। तो भाई निष्क्रिय नहीं पड़ा हुआ, जैसे 5-6 दिनों के अंदर में ये जो AMC है, जो NFO लाई है, उसको सभी प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों के लिए अवेलेबल कर देगी, उस दिन के बाद से उस फंड में माइनस प्लस होना शुरू हो जाएगा। तो अलॉटमेंट के बाद ध्यान रखिएगा कि 5-6 दिन 7 दिन का समय इसमें लग सकता है। तो इस बात के लिए कहीं भी कोई भी कमेंट्स करने की या पूछने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप NFO में आप अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा NFO के बारे में जानिए, समझिए कि रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, और अगर आप एक बार जान जाएंगे तो ये बातें आपको हमेशा काम आएगी और आपको कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगी। अब बात करते हैं वैल्यूएशन के रिलेटेड। देखिए बहुत सारे लोगों का कहना ऐसा है कि निफ्टी डिफेंस इंडेक्स है ये काफी ओवर वैल्यूड हो गई है। तो इस बात से मैं भी बहुत हद तक इत्तेफाक रखता हूँ। इसका कारण ये है कि जो इंडेक्स है इसमें लगभग 15 के आसपास में स्टॉक्स हैं, और उसमें से भी जो 3-4 के आसपास स्टॉक्स है वही मेन है, जिनका वेटेज इस इंडेक्स में लगभग 40-50% के आसपास का है। यानी कि जब आप इस तरह के फंड में लगाते हैं पैसा, तो आपका पैसा 40-50% तो सिर्फ 4-5 स्टॉक्स में ही लग जाता है, और वो पहले से ही ओवर वैल्यूड है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। यही वजह है कि कल की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि HDFC डिफेंस फंड ने SIP और STP भी बंद कर दिया है। तो जब कोई AMC सामने से ही मना कर रहा है कि भाई हमको पैसा मत दो, तो जबरदस्ती कहीं पे भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। देखिए अगर आप कहीं पे भी पैसा लगा रहे हैं तो वहां पे कितना रिटर्न मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती है, लेकिन जब आप पैसा लगा रहे हैं तो इतना आप जरूर कर सकते हैं कि जहां पे भी मैं पैसा लगा रहा हूं वहां पे मैं क्या करूं कि थोड़ा सा मेरा रिस्क कम हो सके। देखिए अगर आप स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो रिस्क यहाँ पे खत्म नहीं किया जा सकता है,
लेकिन थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक लगा करके अपने पैसे पे रिस्क कम जरूर किया जा सकता है। तो हमेशा आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि जहां पे मैं पैसा लगा रहा हूं, क्या मेरा पैसा बहुत ज्यादा रिस्क में तो नहीं चला जा रहा है। अब देखिए, जैसा कि इस फंड से हमें पिछले साल 140% का रिटर्न मिला है, तो इस बात की क्या गारंटी है, कौन ऐसा गारंटी देगा कि आगे साल भी 140% का ही रिटर्न मिल जाएगा। तो रिटर्न कितना मिलेगा इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है ना, कोई भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता है। तो कम से कम जो आपके हाथ में है वो तो आपको करना चाहिए। आपको ऐसे जगह पैसा लगाना चाहिए अपना बुद्धि विवेक लगा करके कि जहां पे हमारे पैसे पे थोड़ा सा रिस्क कम हो सके, क्योंकि जब तक आपका पैसा जो है कॉर्पस है वो बचा रहेगा तो रिटर्न मिलने की चांसेस भी हमेशा बने रहेंगे। लेकिन आप पहले ही गलत जगह पर पैसा लगा करके आप अपना लॉस कर लीजिएगा, तो फिर आपको पहले लॉस की भरपाई करनी होगी, तब आपको रिटर्न जनरेट करना होगा। इसलिए हमेशा हमें अच्छे जगह पर पैसा लगाना चाहिए। और देखिए, मैं ये जो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है, इसी की ही नहीं, मैं लगभग जितने भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड है उनमें इन्वेस्ट करने के पक्ष में नहीं रहता हूं। लेकिन क्योंकि आपको अच्छा लगता है तो मैं निवेश करने के लिए मना भी नहीं करता हूं। तो अगर आपको निवेश करना है तो कितना पैसा हमें निवेश करना चाहिए। तो देखिए, अगर किसी का टोटल एसआईपी का अमाउंट मान लीजिए कि 10,000 रुपए है, वो टोटल पैसा ही 10,000 रुपए एसआईपी करेगा। तो अगर उसको अच्छा लगता है कोई भी सेक्टोरल फंड, तो उसमें 1,000 रुपए के एसआईपी करने चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो 2,000 कर लीजिए। आपको 20% से ज्यादा पैसा आपको सेक्टोरल थीमेटिक फंड में नहीं डालना चाहिए, चाहे वो कोई भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड हो। और यहाँ पे बात रही लमसम की, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरे पास जो 1,00,000 रुपए है ना, वो पूरा पैसा इसी में डाल दे रहा हूँ। तो भाई आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब भी आपको सेक्टोरल थीमेटिक फंड में लमसम भी करना हो तो यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होती है कि आपको 10 से 20% से ज्यादा पैसा अपना लमसम के रूप में नहीं डालना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरा मानना यह है कि हमेशा आपको एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, जैसे कि स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, आपका फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड, इस तरह के फंड में आपको पैसा लगाना चाहिए। यहाँ पे मार्केट कैप एलोकेशन पर रिस्ट्रिक्शंस रहती है, लेकिन सेक्टर एलोकेशन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती है। तो फंड मैनेजर चाहे तो 20, 30, 40, 50 इस तरह के सेक्टर में आपका पैसा लगा देती है। और कभी खुदा न खास्ता कोई एक आध दो सेक्टर नहीं भी चला तो मैक्सिमम ऐसे सेक्टर होते हैं जो खूब अच्छा चलते रहते हैं, वो उसकी पूरी भरपाई कर देते हैं। लेकिन अगर आपका सारा पैसा एक ही सेक्टर के हवाले है और वो सेक्टर कभी नहीं चला तो आपको भारी लॉस हो सकता है और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत खराब यहाँ पे हो सकता है। इसलिए अपना जो मैक्सिमम पैसा है वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम में आपको लगाना चाहिए। और अगर आपको सेक्टोरल थीमेटिक फंड में पैसा लगाना चाहिए, आपकी समझ अच्छी है, आप किसी सेक्टर के प्रति बुलिश है, तो 10-20% का पैसा आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के आखिर में एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होगा। रिसर्च आप कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है कि भाई मुझे इसी फंड में सारा पैसा लगाना है तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी मनाही आपको नहीं है, आपकी जैसे दिल चाहे वैसे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते, क्योंकि आप यहाँ पे वीडियो देखने आए हैं तो कुछ सीखने समझने आए हैं, कुछ जानकारी लेने आए हैं, तो ऐसे में जो भी मेरी समझ है उसके हिसाब से आप सभी को बताना, गाइड करना मेरा काम है कि क्या अच्छा क्या बुरा आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगेन, मानना नहीं मानना ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। तो इस वीडियो में यही वो सारी बातें थी जिसको मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया जाए। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।